आप लोग पढ़ते हैं इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, बहुत खुशी होती है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं। सभी लोग तो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन जो लोग कॉन्शस हैं, जो इसको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हैं, वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं जो उनको समझ में नहीं आती है। तो लोटा विद्रोह कुछ नहीं था, बस लोटा के कारण जो है जो मुजफ्फरपुर में कैदी सब थे तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था। चूंकि अंग्रेज पहले क्या थे, जो बिहार में एक बर्तन, फुल ही बर्तन जिसको बोलते हैं, तांबा, जो क्या बोलते हैं उसको, उसका बना हुआ होता था, ठीक है, तो वो बर्तन दिया जाता था शुरुआत में, तांबा ही मानिए, ठीक है, पीतल का। तो फिर क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने उसको बंद करके मिट्टी का बर्तन देना शुरू कर दिया। तो मिट्टी के बर्तन में उनको थोड़ा कष्ट होने लगा जेल में, तब जाकर के उन्होंने लोटा विद्रोह कर दिया था, ठीक है, भूख हड़ताल कर दिया था। कांसा भी नहीं, पीतल भी नहीं, पीतल कह सकते हैं, पीतल का बर्तन जो होता है, खास करके अभी वो सब बर्तन आपको शादी विवाह में ही देखने को मिलता है, लोग यूज कम करते हैं। मैक्सिमम लोग तो स्टील का ही यूज करते हैं फिलहाल, ठीक है। तो वो पहले दिया जाता था, तो लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था कि वो बर्तन ना दे करके मिट्टी का देना शुरू कर दिया था, तो उसमें उनको दिक्कत हो रही थी। तो जेल कैदियों ने किया था लोटा विद्रोह, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलिए, अब और कहाँ पे हुआ था ये याद रखिएगा, तो ये हुआ था मुजफ्फरपुर में। चलिए, आज का जो टॉपिक है हम लोग बायोलॉजी के तहत पढ़ेंगे, और अति महत्वपूर्ण, चूंकि हम लोग को जनरल साइंस पूरा अच्छे से पढ़ना है। और जनरल साइंस के तहत जो है बायोलॉजी, बायोलॉजी का आज जो है सेकेंड क्लास होगा। ज्यादा क्लास हम नहीं लेंगे बायोलॉजी का, चूंकि मुझे पता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उतने में ही आ जाते हैं, 3 से 4 क्लास में ही। ज्यादा देखिए कहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगाना है, मैंने बार बार आपको बोला है, फिर अभी इस क्लास में बोल रहा हूँ, आप 4 जगह बहुत ज्यादा एनर्जी लगाइएगा, ठीक है। पहला तो आपका जो मैथ है उसमें एनर्जी लगाइए। दूसरा, रीजनिंग सेक्शन में एनर्जी लगाइए, 1 to 5 वालों को बोल रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा, आप क्या कीजिए, बिहार स्पेशल जो भी टॉपिक है उस पर आप एनर्जी लगाइए। चौथा, आप हिस्ट्री पे जो है पूरा फोर्स कीजिए, यानी आप मॉडर्न हो, एनिशियंट हो, मिडेवल हो, उसको अच्छे से पढ़िए। बाद बाकी में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ करके सब कुछ सब सेक्शन को देखना है, ठीक है। और करेंट अफेयर्स को भी आप अच्छे से, मतलब हमने तो आपको पूरा दे दिया है, पूरे पिछले 1 साल का दे दिया है हमने, बिहार स्पेसिफिक खास करके उस पर विशेष फोकस कीजिए, ठीक है। तो अगर 10-12 क्वेश्चन भी करेंट आएंगे तो 7-8 क्वेश्चन तक बिहार स्पेसिफिक ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भी आपका जो राष्ट्रीय स्तर के हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं वो भी हम करवा देंगे आपको। तो अगर ये सब टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोकता है, ठीक है। तो इसीलिए जहां पे कहाँ पे एनर्जी लगाना है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हिस्ट्री पे पूरा अच्छे से एनर्जी लगाना है आपको, उसके बाद आपको मैथ पे, रीजनिंग पे, जो 1 to 5 वाले हैं, और जो अलग है 9th-10th वाले हैं तो वो आप हिस्ट्री पे तो लगाइए ही, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स थरोली एक बार अच्छे से सबको पढ़ के रखिए। बिहार स्पेसिफिक यानी बिहार को संदर्भ में रखते हुए पढ़िएगा। जैसे इकोनॉमिक्स के भी सारे टर्म हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, तो उद्योग है, वो सब बिहार के संदर्भ में ज्यादा आपको पूछने की संभावना रहती है बीपीएससी में। क्योंकि बिहार बेस्ड एग्जाम है तो बिहार के ही स्पेसिफिक ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, तो आप आसानी से जो है 150 मार्क्स के होंगे, तो आराम से आप 70 नंबर तक ले आइएगा, ठीक है। और 70 नंबर प्लस में आपका रिजल्ट सिक्योर हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम है रुधिर, ब्लड। और आप लोग जानते ही हैं कि ब्लड क्या होता है, आपके शरीर में भी है, और लगभग आपके जितने भी वजन होते हैं उसका लगभग 10% के आसपास आपका ब्लड ही होता है, जैसे एवरेज माना गया 6.5 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, तेजी से मैं पढ़ाऊंगा। तो बस मेन मेन पॉइंट्स को आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए। और अभी कल से आपका जो है फुल टेस्ट जो है, फुल लेंथ टेस्ट, 2 पेपर का, 2-2 घंटे का, यानी 4 घंटे का टेस्ट होगा कल से। वो टाइमिंग मैं आपको कल मॉर्निंग में दे दूंगा, और उस टाइम पे लूंगा जब क्लास आपका नहीं होता है, ठीक है। तो किसी टाइम पे ऐसे आप अटेंड कर सकते हैं टेस्ट को, कोई जरूरी नहीं है कि कल का टेस्ट आप कल ही दीजिए, आगे भी कभी दे सकते हैं, लेकिन एक रूटीन बना लीजिए कि जिस डेट में जो टेस्ट हम लेंगे तो उसी डेट में दीजिए। और आप देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको टेस्ट से ही लड़ जाएंगे, ठीक है। और टेस्ट से क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कर सकते हैं, हम आसानी से स्कोर कर सकते हैं। उसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होगा 120 में, और आपका 100 वाले में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है।
सब पता है कहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये आप क्यों बोल रहे किसी को नहीं पता है कहां से आएगा क्वेश्चन? आप देख लीजिएगा कहां से आएगा, जहां पे मैं बोल रहा हूं वो सब पढ़ के जाइए, देखिएगा पता चल जाएगा कि वहां से क्वेश्चन बीपीएससी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हमने एक लंबा टाइम बीपीएससी की तैयारी भी किया है, खुद खुद भी एग्जाम में कई बार दिए हैं, और एक लंबा अनुभव है बीपीएससी का। हाँ, थोड़ा सा ये है कि अतुल प्रसाद जब से आए हैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी बीपीएससी का एक अपना कॉन्सेप्ट है, एक अपना एक कहिएगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ठीक है। वो किसी भी एग्जाम को जब लेता है तो वो उसी पैटर्न पे ही लेता है, ऐसा नहीं है कि आपका अलग लेगा और उसका अलग, उसका एक पैटर्न है, ठीक है। आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको मैथ रीजनिंग क्या पढ़ना है ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बीपीएससी का जो क्लर्क लेवल का एग्जाम होता है असिस्टेंट का, उसका आप क्वेश्चन पलट करके एक बार डाउनलोड कर लीजिए ऐप से, वेबसाइट से, और वहां से आप देखिए, ठीक है। मैं भी आपको भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा कि वो मैथ रीजनिंग का जब क्वेश्चन पूछता है तो कैसा पूछता है, ठीक है। जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछता है तो कैसा पूछता है, तो वो सब जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, फिर पता चल जाएगा कि कहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, आपका जो ओवरऑल सिलेबस है, और हम एक एक चीज आपको पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और हमने ऑलरेडी कंटेंट्स में डाल भी रखा है अपना जो भी प्रीवियस क्लास का को भी, तो वो आपको फायदा करेगा। चलिए यहाँ पे आते हैं रुधिर। ब्लड, ब्लड एक क्या है? एक संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है? एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, और यह अपारदर्शी चिपचिपा पदार्थ है, कह सकते हैं। इसकी विस्कोसिटी 4.7 होता है, यानी ये हल्का चिपचिपा भी है, संयोजी उत्तक भी है, ठीक है। मनुष्य का रुधिर जल से 5 गुना ज्यादा क्या होता है? चिपचिपा होता है। रुधिर हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। सबसे बड़ी बात है कि अम्ल होता है कि क्षारीय होता है, क्योंकि रुधिर क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। रुधिर की प्रकृति क्या है? अम्लीय है या क्षारीय? तो बोलिएगा क्षारीय। तो यहां पर क्या होता है कि 7 से प्लस और 7 से माइनस, ठीक है। तो 0 से 7 के बीच में जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा? अम्लीय। और 7 से ज्यादा जिसका भी पीएच मान होता है वो आपका क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, चूंकि इसका पीएच मान 7 से प्लस है, ठीक है, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो कई बार पूछेगा कि रुधिर जो है आपका ब्लड, वो आपका अम्लीय है या क्षारीय, तो ये याद रखना है कि रुधिर आपका क्या है? क्षारीय है। सर ग्रुप में डाल दीजिएगा। क्या डाल देंगे ग्रुप में? बायोलॉजी का तो पूरा नोट्स हमने डाल ही रखा है, आपकी केमिस्ट्री को भी हमने डाल दिया है, 1 to 5 वाले में सब कुछ डाल ही दिया हूं मैं, ठीक है। अब बस पढ़िए, ठीक है। औसत जो होता है इसका पीएच मान अगर पूछेगा तो 7.4 याद रखिएगा। औसत, एवरेज, औसत ही पूछेगा, पीएच मान, ठीक है। क्या होता है ब्लड का? तो आपका 7.4। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं बीपीएससी में, कई बार पूछे गए, ये एकदम याद रखिएगा। वीवीआई का स्क्वायर है, आपको पूछे, ठीक है। ऑक्सीकृत रुधिर चमकीला लाल होता है, जो जिंदा जिसको खून बोलते हैं ना, तो उस वो एकदम चमकीला और क्या होगा? लाल होगा। जबकि अनऑक्सीकृत, जिसमें ऑक्सीजन का अभाव है, तो वो गुलाबी रंग का हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं डेड लग रहा है, मरा हुआ खून, ठीक है। रुधिर संपूर्ण शरीर का लगभग कितना प्रतिशत बनता है? तो 6 से 10%। यानी जितना भी आपका वेट होगा शरीर का, तो लगभग आपके शरीर में उसका 6 से 10% पार्ट में आपका क्या होगा? 6 से 10% टोटल वजन का लगभग ब्लड होता है मानव शरीर में, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5.8 रुधिर, लगभग 6 लीटर मान के चलिए, 5.5 से 6 लीटर के बीच में एक वयस्क मनुष्य में जो है वो ब्लड होना चाहिए कम से कम, ठीक है, और होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 5.8 लीटर लिखा हुआ है, लगभग एक वयस्क में होना चाहिए। ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोगों में नीचे स्थानों में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक रुधिर होता है, इसीलिए आप देखेंगे वो ज्यादा आपके लाल भी दिखते हैं, उनका जो शरीर लाल दिखेगा आपको, क्योंकि उनके शरीर में ऊंचे जो रहते हैं पहाड़ों पे, उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि ऊपर में ऊंचाई वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन का अभाव होता है, ठीक है। तो वहां पर जो रुधिर के माध्यम से ही शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। तो ऊंचे स्थान पर रहने वाले लोगों में नीचे रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक ब्लड पाया जाता है। यह अतिरिक्त रुधिर शरीर की कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये इसलिए होता है कि चूंकि उनको वहां के वायुमंडल में ऑक्सीजन उतना उनको मिलता नहीं है, तो रुधिर के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से उनके शरीर के सेल्स को ऑक्सीजन पूर्ति होता है, इसलिए उनके शरीर में ज्यादा ब्लड होता है, और दिखने में वो कुछ ज्यादा लाल आपको दिखाई देंगे, रेडनेस, उसके उनके शरीर में रेडनेस ज्यादा होगा।
रुधिर का संगठन अब देखेंगे कि रुधिर में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। तो रुधिर का जो आपका मेन पार्ट है, तो रुधिर में देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये जो येलो कलर का पदार्थ दिख रहा है ये प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। और ये आपका छोटा छोटा जो इस तरह का है, इस तरह का ये प्लेटलेट्स है, ये आपका रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है। ये बड़ा बड़ा जो दिख रहा है सबसे बड़ा जो होता है वो व्हाइट ब्लड सेल है। तो मेन रूप से आप देखिए यहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो ये आपका ब्लू वाला जो दिख रहा है बड़ा बड़ा, ये व्हाइट ब्लड सेल, इसका साइज बड़ा होता है रेड ब्लड सेल की तुलना में, ठीक है। और ये चिपचिपा जो आपका लिक्विड है वो आपका क्या है, प्लाज्मा है। पदार्थ की चौथी अवस्था, न ठोस न द्रव, बीच की अवस्था होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लेटलेट। तो मेन रूप से यही रहता है। तो सबसे पहले हम लोग रुधिर को यहाँ पर जो बांटेंगे दो भाग में, एक आपका प्लाज्मा, दूसरा सेल्स। तो प्लाज्मा के अंतर्गत क्या होता है वो देखिए, यह पीले रंग का निर्जीव द्रव्य है, यह हल्का क्षारीय और चिपचिपा होता है, यह रुधिर के संपूर्ण आयतन का लगभग 55 से 60%, यानी अगर 100 लीटर अगर 100% है तो उसका 55% भाग क्या होगा, प्लाज्मा ही होगा। और 45% भाग ही आपका क्या होगा, आपका जो ब्लड सेल्स होंगे, ठीक है, रक्त कणिकाएं होंगे। तो ये याद रखना है आपको, ठीक। तो यहां पर जो रक्त कणिकाएं उसको बोलते हैं हिंदी में रक्त कणिकाएं। तो मैक्सिमम पार्ट आपके ब्लड का रुधिर का 55% भाग आपका प्लाज्मा होता है, और बाद बाकी पार्ट आपका क्या होता है, रक्त कणिकाएं, जिसको सेल्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये सब होता है, ठीक है। और उसी में आपका प्लेटलेट्स भी होता है। तो प्लाज्मा में 90% पार्ट क्या होता है, 90 से 92% पार्ट जल होता है, 1 से 2% पार्ट अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, लवण होता है, 6 से 7% सॉरी प्रोटीन होता है, 1 से 2% अन्य कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ये रहा आपका प्लाज्मा, जो कि पूरे ब्लड का लगभग 55% पार्ट में आपका क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है। इसका कार्य क्या है, प्लाज्मा क्या करता है, तो वो देखिए इसका कार्य सरल भोज्य पदार्थ, खास करके ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल, जो भोजन से पचने से जो तैयार होता है अम्ल, ठीक है, का आंत एवं यकृत, जो आपका यकृत है, शरीर के अन्य भागों में परिवहन का काम करता है। यानी जो ग्लूकोज है, अमीनो है, जो आप भोजन स्वरूप लेते हैं, ठीक है, तो उसको आंत एवं जो आपका यकृत है, ठीक है, तो वहां से शरीर के अन्य भागों में इसको परिवहन कराता है, पहुंचाता है। यह उपापचयित व्यर्थ पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, जो भी आपके शरीर का कह सकते हैं कि व्यर्थ पदार्थ है, उसको ऊतकों से वृक्क यानी किडनी तक उत्सर्जन हेतु परिवहन करता है, और वो आपका फिर मूत्र माध्यम से जो है वो गंदगी जो है सारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ब्लड ही आपके शरीर में मेन रूप से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल को शरीर के पूरे पार्ट में पहुंचाता है, जिससे आपका शरीर वर्किंग करता है, काम करता है, ठीक है। यह रुधिर का पीएच स्थिर रखने में भी सहायक होता है, पीएच मान को बनाए रखता है। प्लाज्मा में उपस्थित रुधिर प्रोटीन और फाइब्रिनोजन जख्म अथवा क्षति पहुंचने पर रुधिर का थक्का जमाने में मदद करता है। यानी जब आपका कट लग जाता है, चोट लगता है, तो ब्लड बहने लगता है, तो वहां पे ये प्लाज्मा का जो ये रूप है वही आपके क्या होता है कि चिपचिपा होता है, और वो क्या करता है कि ब्लड को बहने नहीं देता है। यानी फाइब्रिनोजन जो है वो आपके जख्म या क्षति पहुंचने पर थक्का जमाने में मदद करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। यह उत्तक द्रव्य का निर्माण करता है, जो कि उत्तक को आर्द्र रखता है और रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक है। तो प्लाज्मा का काम यही सब है। तो मेन रूप से यहाँ पर शरीर में कितने प्रतिशत पार्ट में ब्लड में टोटल होता है, तो टोटल वजन का लगभग 10%, उसको हम मान सकते हैं 5.5 से 6 लीटर। उसका भी आपका 55% पार्ट आपका प्लाज्मा होता है, शेष पार्ट क्या होते हैं, रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं भी बोलते हैं उसको, वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मेन काम है आपको पूरे शरीर में आंत से लेकर के ले जाना, और यकृत हो गया, लीवर हो गया, ये सब में जो भी आपके पोषक पदार्थ हैं, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, उसको पहुंचाता है, पीएच मान को स्थिर रखता है। उसके बाद रक्त को थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन जो होता है वो इसी का पार्ट होता है, प्लाज्मा में ही रहता है उपस्थित प्रोटीन, ठीक है। तो वो यहाँ पर रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो यहां तक हो गया आपका। अब देखिए रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं क्या होती है, ये याद देखिए।
अब देखिए ब्लड सेल्स, यहाँ पे अब मेन रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड सेल्स क्या है। तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार के होते हैं। तो एक हो गया आपका लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, और दूसरा होता है आपका श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको आप क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं और ये दोनों, और तीसरा हो गया आपका प्लेटलेट्स। खास करके जब डेंगू वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो उसमें आपके शरीर से ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाती है। ठीक है, चिकनगुनिया हो गया या आपका डेंगू हो गया, ठीक, तो यहाँ पर मेन रूप से आपका क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। हाँ, WBC व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल लाल रक्त कणिकाएं जिसको बोलते हैं, RBC रेड ब्लड सेल और WBC क्या हो गया आपका व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो ये कोशिकाएं प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं भी इसको बोलते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कितना प्रतिशत भाग, चूंकि 55% भाग तो आपका क्या था, प्लाज्मा ही था। अब जो पार्ट बचा हुआ है उसमें लगभग 45% पार्ट में आपका क्या होगा, रुधिर कणिकाएं होंगी। रुधिर कणिकाओं का प्रतिशत हेमेटोक्रिट मूल्य, जो आपका जो है हेमेटोक्रिट वैल्यू अथवा पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होता है कहलाता है मनुष्य में समानता हेमेटोक्रिट मूल्य अथवा पैक्ड सेल वॉल्यूम कम से कम 40 से 50% होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अभी तुरंत हमने बताया आपको, RBC, दूसरा WBC। ठीक है, इसको WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और RBC को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, रुधिर प्लेटलेट्स तीसरा हो गया। तो 3 पार्ट हो गए रक्त कणिकाएं के, RBC, WBC और आपका क्या हो गया, प्लेटलेट्स। ये तीनों याद रखिएगा। अब देखते हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं। इसका देखिए, मानव शरीर में मेन रूप से जो ऑक्सीजन का वाहन करता है वो आपका रेड ब्लड सेल ही करता है, और इसका जो रंग लाल होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण से होता है, हेमोग्लोबिन मोलिक्यूल के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, और ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है पूरे सेल्स में। चूंकि कोई भी शरीर का पार्ट है तभी तक जिंदा है जब तक वहां ऑक्सीजन पहुंच रहा है। तो शरीर के सभी पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, तो RBC करता है। ये आप लोग पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं ये स्तनधारियों के अलावा सभी कशेरुकीय जो भी हैं अंडाकार, द्वितल और केंद्रीय होती है, और स्तनियों एवं ऊंट एवं लामा को छोड़कर सभी की रेड ब्लड सेल गोलाकार, द्वितल एवं केंद्र विहीन होती है। और याद रखिएगा RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये भी सेल्स ही है। RBC क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स भी एक प्रकार का क्या है, कोशिका ही है, लेकिन उसमें केंद्रक नहीं होता, ये याद रखिएगा। RBC की संख्या WBC से अधिक होती है, ये भी याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। मानव शरीर या किसी भी जीव में RBC की संख्या क्या होती है, WBC से ज्यादा होती है, लेकिन साइज में कौन बड़ा होता है, तो WBC साइज में बड़ा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। महिलाओं में RBC की संख्या पुरुषों से कुछ कम होती है, इसीलिए आप देखिएगा हेमोग्लोबिन जांच होगा तो उसका रेंज अलग होता है महिलाओं का। पुरुष का जनरली क्या होता है कि 12 से 14 तक रहता है, महिलाओं का 11-12 तक ही सिमट जाता है, अगर उतना है तो एनीमिया नहीं है। ठीक है, तो महिलाओं के शरीर में क्यों यहाँ पे आपका RBC कम होता है, मात्रा कम होती है। ठीक है, RBC की संख्या निर्धारण हेमेटोसाइटोमीटर के द्वारा किया जाता है, जो कि आपको बोलते हैं ना, अगर आपके शरीर में खून की कमी होता है तो डॉक्टर बोलता है जाकर के हेमोग्लोबिन चेक करवाइए। ठीक है, तो वही आपका उससे पता चल जाता है कि आपके शरीर में खून कितना है, ब्लड क्या है। स्थान की ऊंचाई के कारण RBC की संख्या बढ़ जाती है, तो जो ऊंचे स्थान पे रहेंगे, पहाड़ों पे रहेंगे, तो उनके शरीर में RBC ज्यादा होगा। हेमरेज एवं हेमोलाइसिस में RBC की संख्या घट जाती है, जिसे रक्त अलपता कहते हैं। हेमरेज क्यों होता है, क्योंकि सभी शरीर के सभी पार्ट को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए प्रॉपर मात्रा में। जब वहां तक क्या होगा कि ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो क्या कर जाएगा, हेमरेज कर जाएगा। जैसे कोई भी इंजन है, स्टार्ट कीजिए, या बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाता है, कैसे इंजन बंद हो जाता है, तो चूंकि फ्लो जब तक रहेगा तभी तक एनर्जी मिलेगा पूरे पार्ट को और वहां से चलता है। जो कि वहां पे फ्लो बंद हुआ तो उसी प्रकार से जब RBC का फ्लो बंद होगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ठीक है, RBC की संख्या में समान स्तर से अधिक वृद्धि पॉलीसेथेमिया कहलाता है। तो ज्यादा वृद्धि भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए,
यानी बीच में रहना चाहिए, एक जो कंट्रोल है, कंट्रोल अवस्था में होना चाहिए। अकेली आरबीसी पीले रंग की दिखाई देती है। ऐसे आरबीसी का रंग पीला होता है, लेकिन हेमोग्लोबिन के कारण क्या हो जाता है, तो कई बार पूछेगा कि रक्त का जो रंग होता है लाल, वो किस कारण से होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और याद रखिएगा 1 to 5 वाले इसको केवल जनरल साइंस के तहत ही नहीं पढ़ना है, बल्कि आपका ईवीएस के भी बहुत सारे पार्ट में बायोलॉजी का बहुत सारा पार्ट आ जाता है। ईवीएस बायोलॉजी बहुत ज्यादा टॉपिक मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा बायोलॉजी को विशेष रूप से, और ईवीएस का भी हमने ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा डाल दिया हूं, तो उसको भी आप लोग कम से कम सेट प्रैक्टिस किया कीजिए। और जो भी हमने आपको नोट्स दिया था, अगर आप उतना कर लेते हैं तो हाई लेवल के क्वेश्चन वहां से आपके आ जाएंगे, और लो लेवल आप खुद बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए गर्भस्थ शिशु में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है, जबकि शिशु के जन्म के बाद जो आपका आरबीसी बनता है, कहां बनता है, अति महत्वपूर्ण, अस्थि मज्जा। कहां पे बनता है ब्लड, तो अस्थि मज्जा, मेरुदंड जिसको बोलते हैं, अस्थि मज्जा में ही आपके शरीर में जो पीछे बैकबोन है उसी में आपका ब्लड सेल का निर्माण होता है आरबीसी का। तो ये याद रखिएगा कहां बनता है, तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, आरबीसी की अतिरिक्त मात्रा प्लीहा में संग्रहित होती है और रुधिर बैंक की भांति कार्य करता है, और प्लीहा में ही जाकर के डेड भी हो जाता है। रेड ब्लड सेल डेड कहां पे हो जाता है, मतलब मर जाता है, समाप्त हो जाता है, वो प्लीहा में ही हो जाता है समाप्त। एक इसका आयु होता है, ठीक है, 120 दिन। आप उसका यूज कीजिए ना कीजिए, वो आपका जो रेड ब्लड सेल बनते हैं वो 120 दिन में वो समाप्त हो जाते हैं, खुद वो खत्म हो जाते हैं प्लीहा में जाके। ठीक है, और मेन रूप से इसका काम ही है क्या है कि शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन में मेन रूप से रुधिर भूमिका निभाते हैं। मोनोसाइट, हाँ मोनोसाइट, मोनोसेप, ये सब जो आप सुइया लेते हैं ना, कई बार लेते हैं मोनोसेप, मोनोसाइट, तो डब्ल्यूबीसी की काउंट को बढ़ाता है। जैसे जख्म हो गया, घाव हो गया, तो वहां पे आपका मोनोसाइट, ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी को ही कहते हैं। और वह आपके शरीर में क्या करता है कि एक योद्धा की भांति बाहरी आक्रमणकारी जो रोग है, बीमारी है, उससे लड़ता है। तो डब्ल्यूबीसी का काम ही है वो। आरबीसी में हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। अति महत्वपूर्ण है, ये एकदम याद रखिएगा। तो आरबीसी में हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन, तो कई बार पूछे हेमोग्लोबिन है क्या चीज, तो वो भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। और इसी के कारण से, हेमोग्लोबिन के कारण से ही ऑक्सीजन का संवहन होता है। मनुष्य के आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है, लगभग 4 मंथ यानी 120 दिन का होता है। जबकि मेढक और खरगोश के आरबीसी का जीवन काल क्रमशः 100 दिन और 50 से 70 दिन ही होता है। एक क्वेश्चन 67 में पूछा था बीपीएससी में कि किसमें रेड ब्लड सेल नहीं पाया जाता है, तो उसमें मेढक भी था, केचुआ भी था। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग मेढक मार के आ गए, क्योंकि मेढक को अगर आप देखिए तो उसमें ब्लड जो है रेड नहीं निकलता है। लेकिन इसका आंसर था केचुआ। केचुआ जो होता है उसमें आपका आरबीसी नहीं होता है, उसका स्वतंत्र वो परिसंचरण तंत्र ही रहता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी पूछ देता है बीपीएससी। ठीक है, तो हर एक पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करके रखिए। तो मेढक और खरगोश में भी आरबीसी ही पाया जाता है, भले ही उसका जीवन काल कम हो। ठीक है, अभी देखिए यहां से क्लियर हो गया, तो मेढक खरगोश आपको नहीं मारना है। ठीक है, केचुआ, ये क्वेश्चन देखिए, हम जो भी बोलते हैं ना, आपको लगता होगा कि सर ऐसे बोल रहे हैं, आप जब भी हम बोलते हैं ना कि ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप पलट करके जाके देख लीजिए उस क्वेश्चन को, अगर भरोसा नहीं है तो देखिएगा कि वो आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि हम लोग यही काम ही करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का एनालिसिस करना, और खुद भी हमने दिया है, तो मुझे पता रहता है कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आरबीसी की कमी होने वाले रोग, और आपको बता दें जितने भी पटना में अभी आपके कोचिंग संस्थान है, मैक्सिमम लोग आज तक ना ही बीपीएससी दिए हैं, दिए भी हैं तो आज तक प्री भी नहीं पास किए हैं। ठीक है, तो वो सब भी आपको ऐसे पढ़ाएंगे जैसे लगेगा कि अधिकारी बन चुके हैं। ठीक है, तो चलिए जो भी हो,
किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ और जब आपका जब आंसर की जारी होगा सबसे पहले हल्ला करना शुरू करेंगे, और जब आंसर की फाइनल आता है तो उसमें 15-20 क्वेश्चन उनका गलत रहता है। तो ये भी बात है कि आखिर किस प्रकार की पढ़ाई करवाते हैं। चलिए, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग एनीमिया और पीलिया। एनीमिया और पीलिया जो है वो आरबीसी के कमी से होता है। एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी हो जाना, पीलिया जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, इसको पांडु रोग के भी नाम से जाना जाता है। किसको? जॉन्डिस को। और खास करके इसमें आपका लीवर डैमेज होता है और जो आपका ब्लड है, रेड ब्लड सेल का काउंट यहाँ पे घट जाता है। तो एनीमिया खून की कमी से ही होता है। हेमोग्लोबिन, तो हेम फॉर होता है आयरन कॉन्टेनिंग पिगमेंट, ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन मतलब हो गया प्रोटीन, हेमोग्लोबिन क्या हो गया? हेमो मतलब हो गया आयरन, आयरन से जुड़ा हुआ। तो हेमोग्लोबिन जो बनता है आपके शरीर में आयरन से ही बनता है। इसीलिए जब एनीमिया रोग होता है तो आपको फोलिक एसिड का गोली दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फोलिक एसिड में क्या फेरस है, और वहां से फेरस मतलब आयरन है, तो आयरन की जब पूर्ति होती है, गुड़ अम्ला पाक, क्या लिखने, केचुआ वाला फेमस क्वेश्चन है। टफ देखिए, पढ़ के जाइएगा तो अभी क्या आपको क्या लगता है टीचर वाले में आसान पूछेगा? हाँ, आप लोग को आसान जरूर लगेगा जब आप पूरा वीडियो लेक्चर देख के जाइएगा, लेकिन सबके लिए आसान नहीं होगा, इस बात का फुल गारंटी है। ठीक है, देखिए ना कितना रिजल्ट बनता है। अभी समय आएगा तो पता चल जाएगा। 1,70,000 में क्या 1,70,000 बच्चे पास भी कर पाते हैं? तो मुझे तो लगता है 60,000 से ज्यादा बच्चे पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 60,000 से ज्यादा बच्चे पास नहीं कर पाएंगे बीपीएससी को, उस लायक वो हो ही नहीं पाएंगे। वो जो भी 40% भी नंबर बोला है तो उतना निगेटिव मार्किंग करके लाना इतना भी आसान काम नहीं होगा। ठीक है, कहने के लिए 1,70,000, देखिए अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। एक आरबीसी में लगभग 280 हेमोग्लोबिन अणु पाए जाते हैं। वयस्क महिला में हेमोग्लोबिन 13.5 से 14.5 तथा वयस्क पुरुष में 14.5 से 15.5, यही बोल रहे थे, 14.5 से 15.5 होना चाहिए और 13.5 से 14.5 होना चाहिए महिला में, वयस्क महिला में, और पुरुष में 14.5 से 15.5 होना चाहिए। इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो गया तो वो ब्लड कैंसर हो जाता है, इतना जान लीजिए। हेमोग्लोबिन की मात्रा जन्म के समय बच्चे में सर्वाधिक होती है, लगभग 23 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक है, तो जब बच्चा जन्म लेता है उस समय ब्लड सेल बहुत ज्यादा उसके शरीर में रहता है, रेड ब्लड सेल। कार्य हेमोग्लोबिन क्या करता है? आपके पीएच मान को भी स्थिर करता है जिस प्रकार से प्लाज्मा करता है। हेमोग्लोबिन ऊतकों से फेफड़ा तक कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन करता है, तभी तो आप जो है सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और जब आप लेते हैं तो उसमें शरीर को ऑक्सीजन लिया जाता है। तो ये जो आपका काम करता है, आपका आरबीसी काम क्या कर देता है कि जो शरीर के अन्य भागों में कार्बन डाइऑक्साइड जो पहुंच जाता है तो उसको निकाल करके फेफड़ा तक पहुंचा देता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का फेफड़ों से ऊतक तक परिवहन करता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है? फेफड़ा से लेकर के शरीर के विभिन्न ऊतक जो कि सेल्स से मिलके बने होते। देखिए, कोई भी शरीर है, मानव शरीर या जीव जंतु का शरीर है, वो उसका निर्माण सेल से ही होता है। बहुत सारे सेल्स मिलके ऊतक बनाते हैं और बहुत सारे ऊतक मिलके अंग बनाते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर के शरीर बनाते हैं। जिस प्रकार से एक घर में ईटा का काम है, जैसे ईट से ही घर बनता है, उसी प्रकार से सेल से ही आपका शरीर बनता है। ठीक है, अब आते हैं सफेद रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ये मानव शरीर में होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बार बार बीमारी हो रहा है, एलर्जी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूबीसी में उसमें कमियां हो जाती है। ठीक है, रोग निरोधी क्षमता, और खास करके जब एड्स हो जाता है, एड्स बीमारी, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो उसमें क्या होता है कि व्हाइट ब्लड सेल ही बनना बंद हो जाता है। एड्स वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको जो बीमारी होगा वो ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे व्हाइट ब्लड सेल बनना ही बंद हो जाता है। तो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है आपके बीमारी को ठीक करने में, शरीर को स्वस्थ रखने में। ठीक है, सफेद रक्त कणिका, ये गोल या अमीबाकार केंद्रक युक्त, तो व्हाइट ब्लड सेल में केंद्रक होता है। कई बार ये भी पूछ देगा कि इनमें से किस में जो है केंद्रक नहीं होता, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, रेड ब्लड सेल में, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल में केंद्रक होता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का सेल्स ही है, कोशिका ही है। वर्णक विहीन कोशिकाएं होते, कलर नहीं होता है व्हाइट ब्लड सेल में। डब्ल्यूबीसी का आकार आरबीसी से बड़ी होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी से कम होता है। ये याद रखिएगा, संख्या में डब्ल्यूबीसी कम होता है, संख्या में व्हाइट ब्लड सेल कम होता है, जबकि आरबीसी ज्यादा होता है, लेकिन साइज में आपका डब्ल्यूबीसी बड़ा होता है
ठीक है, और आरबीसी कम होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये आकार में सबसे बड़ी होती है। निर्माण अस्थि मज्जा में, इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होगा और मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। कार्य क्या करती है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, रोगाणु से रक्षा करती है, घाव भरने का काम करती है। और यही तो जरूरी है, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप ठीक हो जाए, घाव हो जाए तो ठीक हो जाए, तभी तो आप ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। अगर कोई घाव हुआ नहीं भरेगा, जख्म है, तो आप उससे भी मर सकते हैं, डैमेज हो सकता है सेल्स। तो इस प्रकार से आपका ये एक प्रकार से कह लीजिए कि आपके शरीर में रोगाणु, घाव, ये सबसे बचाता है। इसको अब देखिए दो प्रकार के यहाँ पर, एक लिम्फोसाइट होता है, एक मोनोसाइट होता है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो यहाँ पर देखिए लिम्फोसाइट क्या है और मोनोसाइट क्या है। लिम्फोसाइट जो रक्त कणिकाएं बीमारियों से बचाती है, ठीक है, जो इसमें से व्हाइट ब्लड सेल में भी लिम्फोसाइट किसको बोलेंगे? जो आपका बीमारी से बचाएगा। अब मोनोसाइट किसको बोलेंगे? जो घाव भरने का काम करे। इसीलिए तो डॉक्टर लोग क्या करता है, जब आपको जख्म होगा तो मोनोसेप सुई आता है ना, तो वो दिया जाता था इंजेक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पे मोनोसाइट की संख्या बढ़ेगी, तब आपका जख्म जल्दी घाव सूखेगा। ठीक है, तो यहां पर इससे भी याद रखिएगा, जो मोनो वाला है वो आपको घाव भरने का काम करता है, जबकि लिम्फोसाइट क्या करता है? बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो एड्स, पहले हमने बोला एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कई बार एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो, ठीक है, एक्वायर्ड, एक सेकेंड, तो कई बार ये पूछ देगा कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, किस कारण से होता है? तो ये एक प्रकार से एड्स ही है, एड्स को ही फुल फॉर्म में बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अगर पूछ दे तो इसको आप लोग बता देंगे, क्योंकि ये भी कई बार फुल फॉर्म पूछ दिया है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब आ जाइए ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर भी किससे होता है आपका? तो ब्लड कैंसर भी आपका इसी से होगा। डब्ल्यूबीसी के संख्या में या तो कमी हो जाएगी या बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगा, तब भी आपको ब्लड कैंसर हो जाता है। ल्यूकेमिया और एक होता है ल्यूकोपीनिया। जब डब्ल्यूबीसी में मतलब रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। और ल्यूकोपीनिया किसको बोलेंगे? जब मात्रा घट जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, तो ल्यूकीमिया क्या हो गया? ल्यूकीमिया में बढ़ जाना। ल्यूकीपेनिया, पेनी होता है ना, पेनी, लोटा का पेनी होता है, पेनी मतलब घट जाना, पेनी में चला जाना। कोई भी चीज पेनी में है तो सटा हुआ, तो इससे याद रखिएगा ल्यूकोपेनिया क्या हो गया? पेनिया मतलब घट जाना, एकदम ना के बराबर हो जाना। और ल्यूकेमिया बढ़ जाना। ठीक है, तो ये भी हो सकता है पूछ दे कि डब्ल्यूबीसी की संख्या जब बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, और जब घट जाती है तो ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। ठीक है, इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। इसका जीवन काल कितना होगा? मात्र 3 से 4 दिन। ठीक है, जबकि आरबीसी का जीवन काल कितना बताया था हमने? 120 दिन का। हाँ, वो जो लाखों वाला पेंटेज गोली, हाँ वो सब भी वही करता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या को ही बढ़ाता है। हाँ, ब्लड कैंसर हुआ, रुधिर कैंसर। ठीक है, हो गया, यहां तक समझ गए होंगे। ये सब क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण और जनरल साइंस का जरूरत का चीज है। ठीक है, अब देखिए प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट्स अभी हमने बताया कि मानव शरीर में जब स्वस्थ शरीर है तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या 4.5 से 6 लाख के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, प्रति लीटर, यानी पूरे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर के बीच में है। तो कम से कम तो मान के चलिए 5 लाख का भी एवरेज देखिए, तो 25-30 लाख के बीच में आपको होना चाहिए ब्लड सेल्स। ठीक है, तो कार शरीर में कट लग जाने पे रक्त बहाव को रोकना, जब कट लग जाता है तो आपको प्लेटलेट से ही बहाव को रोकता है। ये रंगहीन अंडाकार चक्री कोशिका द्रव्य भाग है, यह अकेंद्रीकृत है, मतलब इसमें केंद्र नहीं है। रुधिर में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाती है। ठीक है,
ये सब शब्द थोड़ा सा बायोलॉजी का है, थोड़ा सा आपको याद करना कठिन होता है, लेकिन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा याद रहेगा। जिनका बायोलॉजी होगा तो उनको अच्छे से पता होगा। इनका जीवन काल लगभग 1 सप्ताह का होता है, 1 वीक। प्लेटलेट्स लगभग 1 वीक के लिए रहता है। ये रुधिर जमने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चिकनगुनिया और डेंगू जो बीमारी है उसमें आपको प्लेटलेट्स की ही मात्रा एकदम से घट जाएगी, शरीर में क्या होगा, एकदम से घट जाएगी। अगर पूछे कि डेंगू कैसे होता है, तो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से। किस मच्छर के? एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से। और खास करके ये क्या होगा कि आपको दिन में ही काटेगा, ये रात को नहीं काटेगा, ये मच्छर दिन को ही काटेगा। और जहां पे पानी जमा रहता है साफ सुथरे जगह पे, वहीं पे ये होता है। मानव शरीर में खून में हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। कई बार पूछेगा कि किसके उपस्थिति के कारण आपका मानव शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है, तो उसको बोलते हैं हिपेरिन। हिपेरिन है जो कि आपके शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। कहीं कोई दिक्कत भी है? बिल्कुल होगा आपका बायोलॉजी। और बायोलॉजी के आप जानकार भी होंगे, हम लोग से ज़्यादा बेहतर जानकारी होगी क्योंकि आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है। तो ठीक है, देखिए हम बस आपको थरोली क्या कर रहे हैं कि आपको जो भी चीज, ये तो आपके ही सिलेबस का ही चीज है। अरे मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज के काटने से। ये लिख रहे हैं नर या मादा, ठीक है। तो एंडीज एजिप्टी जो है ये मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है। ये एंडीज, ये नर हो या मादा हो, तो मुझे जहां तक कि लगता है कि ये कोई भी होगा, नर या मादा कोई भी हो। ऐसे नर होने की संभावना ज्यादा है यहाँ। ये हमें नहीं पता है, जो बायोलॉजी वाले हैं वो बताइए, ठीक है। फीमेल, फीमेल ही रहता है। वो तो मादा एनोफिलीज रहता है ना, मलेरिया के लिए फीमेल रहता है, मादा। अब बताइए, जितना भी बीमारी फैला, मतलब यहाँ पर तो वो मादा ही फैला रही है मच्छर में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दिन को ही काटता है। और इसमें आप देखिएगा, और सबसे बड़ी बात ये भी है, सही बोले फीमेल ही होगा, क्योंकि मच्छर में जो मादा होता है वही खून चूसता है, ब्लड, ठीक है। ब्लड जो होता है मच्छर में, फीमेल ही ब्लड लेती है। बाद बाकी सूखा सा एक मच्छर देखते होंगे, वो नर रहता है, ठीक है। तो वो आपको ब्लड, आप वो जहां बैठेगा वहां से उड़ेगा भी ना, आप आराम से पकड़ लेंगे, लेकिन मादा आपका ब्लड लेके निकलेगी, ठीक है। बिल्कुल सही है, आप लोग एकदम बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें से कितने लोग मैथ वाले हैं, प्लीज बताइए, मैं करवा दूंगा। कितने लोग मैथ वाले हैं? मैं एक दिन मैं भूल जा रहा था बराबर, क्योंकि सर एक्चुअली देखिए मैक्सिमम लोग इसमें मुझे लगता है कि जनरल ये 1 to 5 वाले हैं, इसीलिए मैं मैथ का क्लास बीच में ड्रॉप कर दिया हूं। अगर आपकी संख्या 5+ होगी तो मैं जरूर निश्चित तौर पे आपके सारा टॉपिक करवा दूंगा। 9th-10th मैथ की संख्या कितनी है? जरा तेजी से बताइए, कौन कौन लोग हैं? 2 लोग हो चुके हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। आप लोग पर्सनली मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है, तो आपका क्लास अरेंज कर देंगे हम। बाकी आप जनरल वाले तो पढ़ ही रहे हैं मैथ, और 9th-10th का जो स्पेशली है वो भी आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन कम से कम 5 लोग होंगे तभी स्पेशली जो है सर को हम बुला पाएंगे। और आपने देखा भी होगा तो उनकी संख्या बहुत कम थी, 2-4 लोग थे, 1-2 लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रहा था। अगर संख्या बल होंगे 5+ कम से कम, ठीक है। मैक्सिमम लोग 1 to 5 वाले ही है, और 6 to 8 वाले, 9th-10th वाले की संख्या कम ही है। STT वाले होंगे 10+2, कोई बात नहीं, फिर भी हम आपका मैथ करवा देते हैं, ठीक है। मैथ के आप साइंस के भी अभी आपके क्लास होंगे, ठीक है। तो हिंदी वालों का तो एकदम टेंशन ही नहीं लेना है, हिंदी हिंदी में क्या टेंशन लेते हैं आप लोग। चुपचाप व्याकरण किताब निकालिए, पढ़िए, खुद समझ में आ जाएगा। लिटरेचर थोड़ा बहुत जो भी आपने 10+2 में या आगे पढ़ा है उसको देखिए। और और जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन हिंदी का होता है, अभी अभी हमने बताया था ना उस दिन की, जो भी एग्जाम हुए 68 में, चूंकि ऑप्शनल अब सारे ऑब्जेक्टिव पे ही हुए हैं, तो उसका क्वेश्चन निकाल करके एक बार देख लीजिए। निश्चित तौर पे वहां से आपको बहुत सारा
आपको पैटर्न भी मिल जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन टकराने की भी संभावना रहेगी। तो जो भी लोग 10+2 हैं वो आप क्या करें कि बीपीएससी का 68 का जो ऑप्शनल का है वो विषय सब्जेक्ट सर्च करके आप डाउनलोड करके उसको देखिए, ठीक है। बाकी हमें कहिएगा तो हम तो आपको ये सब बेसिक जितना भी चीज है वो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे बस की बात भी नहीं, अगर किन्हीं का इंग्लिश होगा तो 10+2 में इंग्लिश तो हाँ, आपका जब सेट टेस्ट का जो सेट होंगे तो उसके इंग्लिश में प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश हो या आपका हिंदी हो ये सब आप खुद तैयार कीजिए। बाकी आपके जो 40 नंबर के हैं वो इधर आपका तैयार हो जाएगा। बाकी 1 to 5 वालों का सारा हो जाएगा। 9-10 तक के जो सोशल साइंस है, साइंस वाले हैं, उनका हो जाएगा पूरा। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि जो भी मच्छर काट रही है, ब्लड निकाल रही है, वो सारी मादा मच्छर ही है, ठीक है। मानव शरीर में खून में हिपेरिचरी हो गया। रुधिर वर्ग, अब ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो लैंड स्टीनर ने 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप को बनाया था, लेकिन आगे चल करके 4 बन जाता है। लैंड स्टीनर ने 3 ही खोजा था, एक ए, दूसरा बी, तीसरा ओ, ठीक है। चौथे प्रकार के बहुत कम पाए जाते हैं रुधिर, जैसे ए बी ग्रुप है, ये कम संख्या में है लोगों में। तो इसका खोज वोन डिका ने किया था, ठीक है, 1902 ईस्वी में। लैंड स्टीनर 1900 में 2 प्रकार के प्रतिजन एंटीजन होते हैं, एक एंटीजन ए और एक एंटीजन बी, इसकी खोज किया था। तो यहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पूछेगा सर्वदाता कौन है? तो सर्वदाता आपका ओ है, वो किसी को भी दे सकता है। और सर्वग्राही कौन है जो किसी का भी ले सकता है? वो है ए बी, ए का भी ले लेगा, बी का भी ले लेगा और ओ का भी ले लेता है। तो ये याद रखिएगा, सर्वग्राही हो गया आपका ए बी और सर्वदाता हो गया डोनर, जो हो गया यूनिवर्सल डोनर, वो आपका ओ हो गया। ये थोड़ा सा यहां पे देख लीजिए, ठीक है। टाइप जो है यू कैन गिव ब्लड, तो ए प्लस वाले ए को भी दे सकते हैं, ए बी प्लस वाले को दे सकते हैं, लेकिन लेंगे ए प्लस, ए माइनस और ओ का। ओ वाला तो सबको मतलब वो तो ले ही सकता है, वो वाला देगा। ओ वाला किसको दे सकता है? यू कैन गिव दे सकते हैं, ओ को, ए को, बी को, ए बी प्लस तीनों को, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डोनर, यूनिवर्सल डोनर। बी है, किसको दे सकते हैं? बी प्लस को और ए बी प्लस को। तो मैक्सिमम लोगों का ब्लड जो होता है आपका बी पॉजिटिव ज्यादा लोगों का रहता है। उसके बाद ए बी प्लस हो गया। ए बी प्लस जो है किसी को भी आपको मतलब देगा, केवल ए बी को ही, लेकिन ले सकता है वो किसी का भी, इसीलिए इसको सर्वग्राही बोलते हैं। तो ये भी आप नोट्स में देख लीजिएगा, तो हो सकता है कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। वही चीज लिखा हुआ है, और रुधिर वर्ग वाले मनुष्य सर्वदात्री हैं, सर्व सबको दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर है। और ये भी मनुष्य ग्राही है, सर्वात्रिक ग्राही, यूनिवर्सल रिसेप्टर्स रिसेप्टेंस हैं, जो कि किसी का भी रिसीव कर सकते हैं ब्लड को, ठीक है। आरएच कारक, आरएच कारक की खोज सर्वप्रथम रीसस बंदर के आरबीसी में लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था। तो ये याद रखिएगा, तो किसने किया था? तो कौन सा बंदर का नाम है? रीसस बंदर में, ठीक है। आरएच फैक्टर, आरएच कारक सहित मनुष्य आरएच प्लस कहलाता है, और आरएच कारक रहित मनुष्य आरएच माइनस कहलाता है, ठीक है। विश्व के लगभग 85% मनुष्य का जो ब्लड है आरएच प्लस है, और 15% मनुष्य का क्या है? आपका आरएच माइनस, ठीक है। भारत में कुल जनसंख्या का लेकिन भारत में जो कुल जनसंख्या है उसका 97% लोग आरएच प्लस वाले ही हैं। आरएच कारक केवल मनुष्य एवं रीसस बंदर में ही पाया जाता है, अन्य जंतुओं में इसकी खोज अब तक नहीं हो पाई है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से आरएच एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं करता। तो आपका ब्लड सेल हो गया, अब आते हैं पाचन तंत्र। बताइए बायोलॉजी वाले, आरएच क्या होता है? बायोलॉजी वाले बता दीजिए आरएच क्या होता है?
नहीं। एक प्रोटीन तो है ही, ब्लड ही पूरा प्रोटीन तो है ही। दो तीन सेकंड रुक जाते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है पाचन तंत्र, रेसस फैक्टर, आरएच फैक्टर। हाँ, आरएच फैक्टर को रेसस फैक्टर ही कहते हैं, और ये एक प्रकार का प्रोटीन ही है, जो कि जिसमें पाया जाता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता उसको निगेटिव बोलते हैं। बाद बाकी इससे ज़्यादा तो जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे होंगे वो बताएंगे। चलिए अब आते हैं पाचन तंत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे चित्र में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहले उसमें आपका मुख में जाता है, तो सबसे पहला काम जो आपका जीभ और दांत मिलके करते हैं, लुगदी तैयार करते हैं भोजन का। तो दांत भी चार प्रकार के होते हैं, जैसे नहीं आगे रदनक हो गया, कृंतक हो गया, कतरने का काम करता है। फिर इससे चौवा जो जिसको बोलते हैं, नहीं तो वो सब भी आगे हम चर्चा करेंगे दांत के बारे में भी, चूंकि आप लोग का जो बेसिक चैप्टर है तो रदनक का काम क्या है, कृंतक का काम क्या है, ठीक है, तो वो सब करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग जब मुंह के द्वारा भोजन लेते हैं तो सबसे पहला काम दांत और जीभ के द्वारा क्या होता है कि भोजन के को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना होता है, और एक प्रकार से कह लीजिए जो लार निकलता है जीभ से वो मिल करके उसको एक लुगदी बना देते हैं जो आसानी से, ठीक है। तो मेन आपको जब भी आप भोजन लेते हैं तो सबसे पहले आप मैक्सिमम काम क्या कीजिए कि अगर आपको ज्यादा दिन तक जिंदा रहना है और बीमारियों से बचना है, तरह तरह के बीमारियों से बचना है, तो सबसे ज्यादा आप भोजन में टाइम लें, ठीक है। आराम से भोजन करें और चबा चबा के भोजन करें कि मैक्सिमम काम आप उसका भोजन का शरीर के अंदर का जो काम है वो आप बाहर में आप मुंह में ही कर दें उसको, कि आगे जब उसका निचोड़ करना हो तो वो आसान हो जाए। तो आपको ना ही उदर संबंधी पेट संबंधी बीमारी होगी, बहुत सारी बीमारी से आप बच जाइएगा। केवल आप भोजन में टाइम टेकन, मतलब कह सकते हैं कि टाइम लेना शुरू कर दीजिए। भोजन खाने में आराम आराम से खाइए, चबा चबा के खाइए, ये नहीं कि जल्दी जल्दी दे दिए तो वो सारा काम आपके लीवर और जो है आंत पे पड़ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको क्या करता है, टेबल में डाल देता है, शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती है।
इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि सारी बीमारी का जड़ पेट ही होता है। कृंतक, रदनक, चवर्णक, हाँ आगे चर्चा करेंगे, प्रीमोलर, मोलर जिसको बोलते हैं, ठीक है, आगे चर्चा होगा, दांत को अच्छे से हम पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका 1 to 5 में तो ये सब चैप्टर भी है, चवर्णक, रदनक, ये सब, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में जंतु सब पोषण जो होता है पाया जाता है। भोजन पोषण आहार नाल में होता है। यह पोषण निम्न 5 भागों में किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, भोजन में जब आप लेते हैं तो आपको भोजन मुख गुहा द्वार से लिया जाता है। भोजन जो होता है, जब भी आप भोजन लेते हैं तो मुख गुहा द्वार से ही जाता है, मुख से जाता है। फिर उसका अगला काम कौन करेगा, दांत। दांत द्वारा इसको क्या किया जाता है, कुतरा जाता है और लार के साथ मिश्रित किया जाता है, और आपके जीभ से लार निकलता है और वो क्या करता है, भोजन को मिश्रित कर देता है। उसके बाद लार ग्रंथियां भोजन को गीला करके भोज्य कणों को समूह में लाकर लुगदी बना देती है, ठीक है, यानी अंदर जाने योग्य और पाचन करने योग्य बना देती है, ठीक है। लार ग्रंथि में स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। कई बार पूछेगा कि लार में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम, ठीक है, रस जिसको कह सकते हैं, ठीक है, तो उसमें टाइलिन नामक एंजाइम। देखिए ये सब इसीलिए हमने बोला ना कि बायोलॉजी और ईवीएस दोनों मिलता जुलता है, तो बहुत सारा चीज आपका ईवीएस और बायोलॉजी में मिलेगा। इसलिए हम बोले 1 to 5 वाले भी बायोलॉजी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। भोजन का पाचन संयुक्त एवं अघुलनशील भोज्य कणों को सरल एवं घुलनशील एवं अवशोषण योग्य भोज्य कणों में परिवर्तन की क्रिया को ही पाचन कहते हैं, ठीक है। जो भी आपका जो भी कुपाच्य चीज भी आप खाते हैं भोजन, तो आपका पच जाता है, आपके शरीर में जा करके आप उसको पचा देते हैं। तो कैसे पचा देते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे पार्ट्स जो है, अंग हैं शरीर के काम करते। सबसे पहले तो आप मुंह में डालते हैं, तो मुंह के अंदर दांत है, वो आपको भोजन को कतर देता है, छोटा छोटा टुकड़ा में कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर अंदर में जाता है, तो अंदर में भी आप वहां पे एसिड रहता है, नहीं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो क्या करता है, भोजन को गला देता है। फिर वो जाकर के आंत में जाता है, छोटी आंत में 6 घंटे रहता है। फिर बगल में लीवर रहता है, वो भी उससे जो भी आप वसा उसा लेते हैं उसके गंदगी को निचोड़ता है। तो इस प्रकार से आपका जो है पूरा सिस्टम काम करता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, संयुक्त एवं जब अघुलनशील भोज्य कणों को सरल घुलनशील एवं अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थ में परिवर्तन ही पाचन कहलाता है। अगर आपका पाचन तंत्र गड़बड़ है तो आपका पूरा शरीर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाचन से ही आपके शरीर में ब्लड बनना है, ठीक है। नहीं एक प्रचार आते रहेगा, खाया पिया लगना नहीं, तो ठीक है, आप लोग सुनते होंगे उनका, एक कोई बाबा जी हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं, तो मेन रूप से जो आपका शरीर में लगता है वो खाया पिया लगना मेन बात है कि तभी जब आपका लगेगा शरीर में, खाने से केवल नहीं होता है बल्कि आपका पाचन क्रिया मजबूत होगा। आप खाने का खूब काजू किशमिश बादाम खा लीजिए, ठीक है, और क्या हो, वो आपके शरीर में पचे ही नहीं, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप रोटी ही खाइएगा, नमक रोटी भी खाइएगा, तब भी आप ताकतवर बन सकते हैं, बशर्ते पाचन क्रिया आपका दुरुस्त हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं अमाशय में पाचन। अमाशय होता है जो आप जब भोजन लेते हैं, स्टोमक अमाशय में ही जाता है, जिसको पेट बोलते हैं, उदर बोलते हैं, अमाशय ही। तो सबसे पहले भोजन का जो आराम अवस्था वहीं पे जाता है जहां पे उसको आराम से HCl अम्ल मिलता है भोजन को गलाने के लिए। भोजन ग्रास नली से होकर अमाशय में प्रवेश करता है, और अब भोजन अमाशय रस एवं हाइड्रोक्लोरिक। तो कई बार पूछेगा कि मानव शरीर में, ठीक है, अमाशय में स्टोमक में कौन सा अम्ल रहता है, कौन सा एसिड रहता है, पूछेगा, तो आप बोलिएगा HCl, क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, ठीक है। जो भोजन को क्या करता है, जीवाणु रहित। हाँ, आप कुछ भी खाइए, कीड़ा मकोड़ा भी अंदर चल जाएगा तो जिंदा नहीं रहेगा। जिंदा भी अगर आप अंदर डाल दिए तो आप मेढक को निगल लीजिए, देखिए अंदर में कूद फान नहीं करेगा, वो बेचारा अंदर जा करके खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां बैठा हुआ है HCl उसको खत्म करने के लिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा कि अगर आप जिंदा भी जीव गया तो उसको क्या करेगा, मार देगा, वो HCl एसिड में, HCl एसिड से वो खत्म हो जाएगा। और वह क्या होगा कि जीवाणु रहित इसलिए होता है कि चूंकि जो आप भोजन लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है। अगर आप सूक्ष्मदर्शी से कोई भी भोजन को देख के कीजिएगा तो खा नहीं पाइएगा, ठीक है। आप कितना भी उसको तैयार कर लीजिए, बहुत सारे जीव जंतु कह रहा हूं मैं, मतलब बैक्टीरिया जीव,
उसमें चले ही जाते हैं, ठीक है। तो उसको HCl अंदर में, इसीलिए जब कोरोना हुआ था तो उस समय क्या कहा जाता था कि आप नींबू खट्टा चीज ज्यादा खाइए, उससे क्या होगा कि आपका जो जीवाणु विषाणु जो अंदर जा रहा है, वास्तव में भारत में अगर देखा जाए ढंग से, ठीक है, तो अब क्या था नहीं था, अभी तक वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का ही विषय बना हुआ है कि कोरोना वास्तव में क्या था, एक डर था, भय था, या क्या था कि वास्तव में कोरोना फैला, जो भी हो, ठीक है। अब हम लोग तो जो डाटा सुनाया जाता है, जो दिखाया जाता है, उसी को मानते हैं। वास्तविकता जो है, तर्क कुछ और कहता है, डाटा कुछ और कहता है। चलिए, तो जीवाणु रहित एवं माध्यम को अम्लीय बना देता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करके, देखिए एक पेप्सिन नामक जो प्रोटीन होता है, उसको आपका आमाशय ही पचाता है, HCl में ही अम्ल के द्वारा पचता है, वो पेप्टोन्स में बदल जाता है। तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदल देता है, तो HCl अम्ल ही बदल देता है, जो आपके आमाशय में उपस्थित होता है। तो ये याद रखिएगा। रेनिन को दूध को दही में परिवर्तित कर, अब देखिए आप दूध खाइए लेकिन अंदर जाकर दही ही बनना है, ठीक है। तो ये याद रखिए, आप कितना भी दूध खा लीजिए, अंदर जाके वो दही बनना है। तो रेनिन को क्या करता है, दूध को दही में, रेनिन प्रोटीन है वो क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इसीलिए जब आपका उल्टी होगा या कुछ भी होगा तो आपको खट्टा खट्टा सा एहसास होता है, क्योंकि वहां पे HCl अम्ल भारी मात्रा में अंदर में रहता है, जो कि भोजन को गलाने का काम करता है, ठीक है। वोमिटिंग के दौरान आप देखेंगे कि आपका, जब आप इस सिचुएशन में रहेंगे तो अंदर से जो निकलता है तो एसिड निकलता है, ठीक है, HCl। अब पचित भोजन कायम कहलाता है। अब जो पच गया, जो HCl मिलकर के पच गया, वो कायम कहलाएगा। अब वो कहां पहुंच जाएगा, छोटी आंत में। तो मेन काम तो छोटी आंत करेगा। भोजन का जो मैक्सिमम पार्ट है, जो भी, वो सबसे लंबा समय आपके छोटी आंत में ही बिताएगा, 6 घंटा रहेगा। 6 घंटे के बाद ये इसका जो भी है रस उस जो भी है भोजन का, वो निचोड़ लेगा छोटी आंत, और उसको आगे भेज देगा, सप्लाई कर देगा ब्लड बनने के लिए। कायम ग्रहणी में पहुंचता है भोजन पित्त रस या कित से मिलता है, जो वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा वसा युक्त भोजन करिएगा तो आपका जो ये लीवर है ना या किडनी, ये डैमेज हो जाता है, क्योंकि एक सीमा तक ही ना कोई मशीन काम करेगा। और आप खूब वसा ले लिए, खूब ज्यादा मदिरा सेवन कर लिए, शराब पी लिए, तो उस केस में आपका लीवर ही फेल हो जाता है, ठीक है। तो जरूरत भर नहीं ना मशीन काम करेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा वसायुक्त भोजन नहीं करना चाहिए, उससे लीवर डैमेज होने की संभावना रहती है, क्योंकि लीवर का ही काम क्या है कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ियों में पाचन युक्त बनाना, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स पर कार्य करके उसे पेप्टाइड में तोड़ देता है। एमाइलेज स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देता है। लाइपेज वसा को, ये सब प्रोटीन है, वसा अम्ल में ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। भोजन इलियम में पहुंचकर, यानी छोटी आंत में पहुंचकर आंत रस से मिलता है। माल्टेज माल्टोज एवं ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, यानी भोजन पच करके ग्लूकोज, अंतिम उत्पाद क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। लैक्टेज लैक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। सेक्रेज सुक्रोज को भी ग्लूकोज में बदल देता है। ट्रिप्सिन पेप्टाइड का अमीनो अम्ल में पाचन करता है, ठीक है। अब भोजन कायल कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं स्वांगीकरण, जो कि आपका इलियम जो है, छोटी आंत, आंतरिक सतह पे उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें विलय कहते हैं। प्रत्येक विलय पर रुधिर वाहिनियां होती है, लिम्फ वाहिनियों का जाल बिछा होता है, जो भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे लंबा समय कहां पे रहा, 6 घंटे तक छोटी आंत में। पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में तब लास्ट में प्रवेश करेगा, और बड़ी आंत की लंबाई मात्र 1.5 मीटर होती है, हमने बताया था। हाँ, सबसे ज्यादा लीवर अपने आप को रिपेयर कर लेता है, लेकिन उसका सिचुएशन है जब आप उसको 50%, 60%, 70% तक डैमेज करते हैं। जब उसको आप 90% प्लस डैमेज कर दीजिएगा तो वो रिकवर नहीं होता है, ठीक है।
तो उसका भी एक सीमा है, एक लिमिट है। जल्दी से रिपेयर जरूर करता है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा आप उसको खराब कर दीजिए, रिपेयर लायक रहने ही नहीं दीजिए। मोबाइल भी ठीक कराने जाते हैं, थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है तब ना रिपेयर हो जाता है। पूरा गड़बड़ हो गया तब तो पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा ना। चलिए, पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत, हाँ, तो यहाँ पे बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर और छोटी आंत का लंबाई कितना होता है आप लोग बताइए, बताए थे 6 मीटर, 6.5 मीटर, कितना हमने बताया था छोटी आंत का? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? बायोलॉजी वाले बताइए छोटी आंत की लंबाई। पिछले क्लास में हमने बताया था 6.5 मीटर, ठीक है। 6 से 7 मीटर के बीच में ही होता है, 20 से 23 फुट के बीच में होता है। तो ये भी कई बार पूछ देगा कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6.5 मीटर और बड़ी आंत का 1.5 मीटर। तो जब भोजन पच जाता है, निचोड़ लिया जाता है, तो सबसे ज्यादा भोजन को अवशोषित करने का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा छोटी आंत करता है। अब पचा हुआ भोजन कहां जाएगा? पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में जाएगा और उसमें वो क्या करेगा कि बड़ी आंत भोजन के अवशोषण नहीं कर सकता, ये अवशोषित नहीं करता है, लेकिन जल का अवशोषण कर लेगा। जो भी भोजन में जल उधर से आया, जब आप दाल भी पीते हैं तो उसमें भी तो वाटर रहता है ना, तो जो लिक्विड लेते हैं तो वो भी यहाँ पच करके उसमें से जल का अवशोषण कर लेगा और शेष बचा हुआ ठोस वर्ज्य पदार्थ विस्टा फेसेस कहलाता है और मलाशय द्वारा रेक्टम में पहुंचता है और फिर यह मल द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, दांत, मुख गुहा, जीभ सब मिल करके भोजन को पचाने का काम करते हैं। अंदर में अमाशय है वो भी आपका यहाँ पे काम करता है, यकृत है वो भी काम करता है, ठीक है। छोटी आंत, बड़ी आंत है ये भी काम करता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमने चर्चा किया है उम्मीद करते हैं उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। क्या आज इतना ही रहने देते हैं जैसा बोले, क्योंकि 2 टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, दोनों टॉपिक आपके लिए अति महत्वपूर्ण था। अगर बोलेंगे तो और टॉपिक करा देंगे।